नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम शो। मैं हूं इप्सिता और आपका स्वागत है सुपर शो सुपर क्लास में। सुपर क्लास यानी वो क्लास जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है। चाहे कितना भी मुश्किल वक्त हो, ये कभी भी साथ नहीं छोड़ता। चलिए अब आपको बताते हैं सुपर क्लास शो के सुपर गेस्ट के बारे में। कोरोना काल में हमारे देश के लोगों ने अपना दिल खोल दिया। जगह जगह लंगर लगाए गए। तमाम कलाकार और बिजनेसमैन मदद के लिए आगे भी आए। उनका लक्ष्य था कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रह जाए और उसको मेडिकल सुविधाओं में भी कोई कमी ना आए। आज के हमारे सुपर गेस्ट हैं एक ऐसे ही बिजनेसमैन, इंडस्ट्री एसोसिएशन पंचकुला के प्रेसिडेंट श्री रमेश अग्रवाल जी। सो प्लीज वेलकम मिस्टर रमेश अग्रवाल जी। हेलो बेटा, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? बढ़िया। आइए बैठ के बातें करते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे शो में। सर आप फैब्रिकेटेड पीवीसी डोर्स का काम करते हैं और अब आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है। क्या आप बताएंगे कि वो क्या है? मैंने फैब्रिकेशन का हम लोग जो काम करते थे तो उसमें लेबर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उसकी वजह से वो काम हमें बंद करना पड़ा और कोविड के टाइम से हम लोग 13 मिशन सब्बरवाल साहब के साथ सेवा में लगे। तो तब हमने देखा कि लोगों को मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि बहुत कॉस्टली मिलती है। तो मेडिसिन की ड्यूटी मेरी रहती थी, फैक्ट्रियों से इकट्ठी करनी, दुकानों से इकट्ठी करनी, कहीं से भी इकट्ठी करनी। जो मेडिसिन थी, मेडिसिन के मार्केट में इतने ज़्यादा रेट है और फैक्ट्री से जब माल आता है तो बहुत कम रेट है। तो हमें वो रेट बहुत ज़्यादा मिलते थे क्योंकि उसमें C&F आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, डीलर आ जाता है, फिर रिटेलर आता है। इसके आते 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 उसके प्राइस इतना बढ़ जाता है कि आम आदमी दवाई को ले नहीं सकता। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फार्मा को शुरू किया जाए और लोगों की हेल्प की जाए। हमने 3-4 महीने फार्मा का काम पहले शुरू किया और 13 मिशन के नाम से सेक्टर 32 में हमने मेडिसिन शॉप वहाँ खोली है, जिसमें हमने ब्रांडेड मेडिसिन के ऊपर 25% डिस्काउंट दे रहे हैं और बाकी जर्नल मेडिसिन के ऊपर हम लोग 60% डिस्काउंट दे रहे हैं, जिससे लोगों का भला हो रहा है। लोग दवाई ले पा रहे हैं, अदरवाइज लोग दवाई के बिना ही मर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं इतने। इसलिए मैंने इसको चेंज किया। सर आपके पिताजी एक नौकरी पेशा व्यक्ति थे और आप एक बिजनेसमैन, तो आपकी रुचि बिजनेस में कैसे जागी? मेरे सारी फैमिली, मेरी जितने भी हमारे फैमिली में लोग हैं सारे सर्विस क्लास लोग हैं। तो सिर्फ मेरे बुआ जी हैं जो जिनका बिजनेस था और मेरे सर्कल में भी सभी बिजनेसमैन थे। तो मेरे फादर ने मेरे को, क्योंकि बीइंग वो सर्विस क्लास थे, उन्होंने भी मेरे को सर्विस में लगवाया। नाभा में सब इंस्पेक्टर मेरी पोस्टिंग थी एज ए कोऑपरेटिव बैंक में, जबकि मेरे को 750 रुपये मिलता था 78 में। तो मैं उस जॉब को नहीं कर पाया तो मैं वापस आ गया। तो मैंने स्टडी के टाइम ही मैंने एक शॉप ले ली, वहाँ पे मैंने स्पेयर पार्ट का काम शुरू किया। सर आपके पिताजी घर को चलाने के लिए नौकरी के साथ साथ कढ़ाई का भी काम करते थे, पर इससे भी गुजारा नहीं हो पाता था। तो आप उनकी कैसे मदद करते थे उनका घर चलाने में? मेरे फादर स्टेट बैंक में जॉब करते थे क्लरिकल पोस्ट पे। शाम को घर आने के बाद हमारा गुजारा ना चलने की वजह से वो कढ़ाई का काम करते थे। रात के 11-12 बजे तक काम करते थे। तो हमें वो साथ लगा के रखते थे क्योंकि अकेले सारा काम करना पॉसिबल नहीं होता था। तो वो हमें जैसे जो कपड़े थे दे देते थे, उस कपड़ों में कटवर्क करते थे। कटवर्क का टाइम था तो उसमें सुराख करने होते थे, तो वो सुराख हम लोग किया करते थे हीटर से। उसके बाद उसके धागे काटने होते थे, फिर उसको प्रेस करना होता था। प्रेस करके फिर हम लोगों को उसको दुकान पे ऊपर जाकर देकर आना पड़ता था। इस तरह से हम अपने फादर की सहायता करते थे। सर आप इंडस्ट्री एसोसिएशन पंचकुला के प्रेसिडेंट भी हैं और अपना काम भी करते हैं। अब दोनों वर्क साथ कैसे कर लेते हैं? मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं अब, तो सेवा के लिए मेरे को टाइम निकालना पड़ता है। मेरे को सेवा का बहुत शौक़ है ताकि जो गरीब आदमी है उसको रोटी दे सकें, हम लोग अगर दे सकते हैं, दवाई दे सकें, जो भी हम गरीब आदमी के लिए कर सकते हैं वो हम करते हैं। सर आप हमेशा से ही लोगों की सेवाएं करते आ रहे हैं। आप गुरु का लंगर चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ कैसे जुड़े? गुरु का लंगर फ्री आई हॉस्पिटल, उसको सब्बरवाल साहब चलाते हैं, उसको टोटली फ्री चलाते हैं। जो लोग ऑपरेशन नहीं करवा पाते, जो लोग आंखें नहीं दिखा पाते, उन लोगों को बिल्कुल फ्री ऑपरेशन किए जाते हैं। टोटल उनको आने जाने का किराया दिया जाता है, उनको रहने के लिए जगह दी जाती है।
मेरे को उसका कैसे पता चला, बॉम्बे से मेरे किसी दोस्त का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मेरी मदर का आंखों का हमने ऑपरेशन करवाया था, तो वो जो ऑपरेशन है वो हमारा ख़राब हो गया है, क्या आपके पास कोई ऐसे डॉक्टर हैं कि मैं अपनी मदर को आपके पास यहाँ ले आऊँ। तो मैंने उनका बहुत नाम सुना हुआ है, गुरु का लंगर का। विदिन 2 और 3 डेज़ मैंने पता करके जब मैं वहाँ गया तो वहाँ सब्बरवाल साहब जो उसको चलाते हैं ट्रस्ट को, तो मैं जाके उनसे मिला। तो उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से उन्होंने मेरे से बातचीत की, उन्होंने मेरे को बिठाया और मैंने उनको कहा कि आप ये सारा कैसे करते हो। उन्होंने कहा कि परमात्मा करने वाला, मैं कौन होता हूँ। मैं वहाँ बैठा था उनके पास, बातचीत कर रहे थे हम लोग, तो एक फ़ोन आया श्रीनगर से कि हम लोग यहाँ पे आंखों के ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, बस हमारे पास पैसे नहीं हैं आने के लिए। तो उन्होंने, मुसलमान थे वो सारे परिवार जो थे श्रीनगर से, तो उन्होंने कहा आप कोई बात नहीं, आप हमारे पास आ जाइए, हम आपको आने जाने का किराया देंगे, यहाँ आपको रखेंगे, रोटी पानी खिलाएंगे और सारा ट्रीटमेंट फ्री आपका कराएंगे। जब उन्होंने ये बात की तो सब्बरवाल साहब की आंखों में आंसू आ गए। तो सब्बरवाल साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि मैं आपके साथ सेवा में जुड़ना चाहता हूँ, मेरे कुछ दोस्त भी हैं, तो आप हमें बताएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ मेडिसिन लगती हैं, आप हमें मेडिसिन दे सकते हो। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने हमने इकट्ठी करके उनको मेडिसिन दी। उसके बाद मैं उनके साथ जुड़ गया सेवा में। सर, आपने कोविड के दौरान लगे लॉकडाउन में भी लोगों की काफ़ी मदद की है। मैंने तो सुना था कि आप 5 बजे उठ कर घर से निकल जाते थे। मैं गुरु का लंगर सब्बरवाल साहब के साथ कुछ सालों से जुड़ा हुआ था। उनके साथ जहाँ भी जाना, जहाँ भी सेवा करनी, उनके साथ में रहता था सेवा के लिए हर टाइम। तो जैसे ही ये लॉकडाउन लगा तो सब्बरवाल साहब का फ़ोन आया कि भाई सेवा पे आ जाओ। जब मैंने सेवा पे जाने के लिए अपने घर वालों से बात की तो मेरे घर वालों ने मना कर दिया मेरे को जाने से। तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैंने तो सेवा करनी है, मैंने तो जाना ही जाना है, जो होगा वो देखी जाएगी, जो परमात्मा को मंजूर होगा। तो उन्होंने मेरा पास भेज दिया, जो पास था कोविड का, आने जाने के लिए परमिशन ले दी उन्होंने। इधर से पंचकुला ने भी, डीसी ने मेरे को परमिशन दे दी, सिविल हॉस्पिटल में भी मेरे को परमिशन दे दी आने जाने के लिए कि आप सेवा करो, हमारा काम करो। तो वो ऐसा भयानक मंजर था जिसमें कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। तो हम लोगों ने बैठ के, एक जो हमारे वॉलंटियर थे गुरु का लंगर के, सारे इकट्ठे हुए, सारा इकट्ठा होके भी कैसे करना है। प्रशासन ने, चंडीगढ़ प्रशासन ने हमारी ड्यूटी लगाई कि डेली 10-12 हज़ार खाना आप बनवाओ और बांटो। हम आपको 2 जिप्सियाँ देंगे, पुलिस देंगे, क्योंकि जब हम खाना बांटने जाते थे तो लोग टूट पड़ते थे। वो उनका तो ये था भी चलो खाना मिल जाए, शाम को भी यही खा लेंगे। तो हम लोगों ने 22 सेक्टर में एक हॉस्पिटल के ऊपर, वहाँ हमने, किसी ने, मिस्टर नारंग, सुभाष नारंग, उन्होंने हमें जगह दे दी कि आप लोग यहाँ लंगर सारा बनाओ और यहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट करो। हम लोगों ने अनाउंस किया घरों में लोगों को कि ऐसे ऐसे अगर कोई लंगर बना के दे सकता है वो घर से भी बना के दे। कम से कम 100 परिवारों ने हमें घर से लंगर बनाना शुरू किया। हमने अपने सेवादार रखे, हमारे सेवादार लोगों को घरों से रोटियां इकट्ठी करके लाते थे। उसके बाद मनसा देवी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमें खाना दिया 2-2 हज़ार बंदे का डेली। वो खाना हम इकट्ठा कर लेते थे, खाना इकट्ठा, वहाँ भी हमारे खाना बनता था, सब्जी बनती थी, रोटी बनती थी, हर चीज़ बनती थी। कम से कम हमारे पास एट ए टाइम 50 वर्कर लगे रहते थे। वो सारा खाना इकट्ठा करके हमारे पास गाड़ियाँ होती थी 10-12, तो उन गाड़ियों में अलग अलग जगह पे हम लोग खाना बांटने लोग चले जाते थे। हमने झुग्गियों में देखा कि झुग्गियों में जा के कोविड के टाइम वहाँ पे हमने सेवा की, लोगों ने हमें बहुत दुआ दी और उसके बाद लोगों ने हमारा इतना साथ दिया, पैसे की वजह से साथ दिया, तन मन धन से दुनिया ने हमारा साथ दिया। फिर जब ये कोविड आया तो हमने 24-25 मार्च को कोविड आया था, तो सिविल हॉस्पिटल हमने, पंचकुला वाला हमने सारा संभाला सिविल हॉस्पिटल को। 28 तारीख को हमने सिविल हॉस्पिटल को 100 किट, पीपी किट, जब पीपी किट देखने को नहीं मिलती थी, ओरिजिनल किटें हमने बॉम्बे से मंगवा के, मास्क N95 जो नहीं मिलते थे, उसके अलावा बाकी सामान भी हमने सिविल हॉस्पिटल को 28 मार्च को उनको दे दिया। जिससे कि हमारी ये सोच थी कि जो हमारे डॉक्टर है और नर्सिंग स्टाफ है, अगर यही घबरा गया तो हमारी किसी की जान नहीं बचेगी। हमने हॉस्पिटल को ये कहा कि आपको किसी भी टाइम, कभी भी, कोई भी चीज़ चाहिए हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। हमने 1 दिन 2 दिन छोड़ के जैसे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट आती थी, सैनिटाइज़र चाहिए, मास्क चाहिए। अब जैसे डॉक्टर थे, डॉक्टर 2-2, 4-4, 5-5 दिन वहाँ से निकल नहीं पाते थे, तो हमारी कोशिश, चलो उनको जूस दे दिया जाए, बिस्कुट दे दिए जाए, रेडीमेड टी दे दी जाए,
तो जो हमसे बन पाया हमने मैक्सिमम हमने वो उनका काम किया। ऐसे सफाई कर्मचारी थे और थे, जो भी हमें मिले, जितना हमारे से हो सका हमने वो पूरा उस टाइम लॉकडाउन के टाइम ये सारी सेवा हमने की। सर, आप हमेशा से ही लोगों की मदद करते आ रहे हैं। इसी पर मुझे गुलजार जी की 2 पंक्तियाँ याद आई हैं। देख कर दर्द किसी का जो आह निकल जाती है, बस इतनी सी बात आदमी को इंसान बनाती है। वैसे सर, मैंने सुना है कि आप अपना एक अस्पताल भी खोल रहे हैं जिसमें आप फ्री सेवा देना चाहते हैं। क्या आप बताएंगे कि उसमें आप क्या क्या फैसिलिटीज़ रखेंगे? कोविड के टाइम जब कोविड ख़त्म हुआ तो सब्बरवाल साहब ने ये फैसला किया कि सभी ओपीडीज बंद पड़ी हैं, लोगों को इलाज नहीं हो रहा, किसी का भी सर्जरी बंद पड़ी हैं, सब कुछ बंद पड़ा है, तो क्यों ना एक हॉस्पिटल खोल दिया जाए। तो सब्बरवाल साहब ने सेक्टर 45 में एक जगह रेंट के ऊपर लेकर वहाँ पे 8 डॉक्टर रख दिए, जो कि डेली फ्री ओपीडी इन्होंने सब्बरवाल साहब ने अनाउंस कर दी कि यहाँ पे डेली ओपीडी फ्री होगी, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। और जो मेडिसन है पर डे मेडिसन 13 रुपये में दी जाएगी। अगर जिसके पास पैसे नहीं भी हैं उसको वो दवाई फ्री दी जाएगी। एक्सरे 100 रुपये में, अल्ट्रासाउंड 100 रुपये में, MRI 1313 रुपये में, जो कि MRI की स्टार्टिंग रेंज 6000 रुपये से है। वो जब हमने वो हॉस्पिटल खोला तो लोग हमारे पास कम से कम हज़ार पेशेंट रोज आने लगा। उसका नाम रखा गया 13 ही 13। गुरु नानक देव जी ने कहा था सब कुछ 13 ही है, मेरा तो कुछ नहीं है। उसका नाम रख के 13 ही 13 हमने उसका नाम रख दिया सब्बरवाल साहब ने। जब उसका 13 ही 13 नाम रखा और लोगों को जब पता चला तो लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, हर तरह से, तन मन धन से। तो वो हॉस्पिटल हमारा आज भी चल रहा है। उसके साथ ही सब्बरवाल साहब ने एक कैंसर की बस बनाई 52 फुट की, जो घर घर जाके कैंसर को टेस्ट करती है। और ब्रेस्ट कैंसर टोटल फ्री करते हैं हम लोग, टोटल फ्री। उसके बाद साथ ही 26 सेक्टर में 30 बेडेड हॉस्पिटल खोल दिया गया ताकि लोगों की सर्जरी नहीं हो रही थी। उसका 13,000 रुपये रेट रखा गया सर्जरी का। जो नहीं दे सकता उसकी फ्री है। पहली 113 सर्जरी हमने वहाँ फ्री की। आज भी वो 26 सेक्टर में हमारा 13 ही 13 हॉस्पिटल चल रहा है। अगर किसी के पास पैसे नहीं, हम उसकी सर्जरी फ्री करते हैं। उसके बाद सब्बरवाल साहब ने ये देखा कि लोग बहुत गरीब हो गए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं खाने के, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, तो उसको देखते हुए उन्होंने डे बाय डे एक स्टेप बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि ये सारा चलने लगा। उसके बाद दोबारा कोविड आ गया तो चंडीगढ़ प्रशासन ने हमें बुला के 23 सेक्टर में बाल भवन हमें हैंड ओवर कर दिया। जिस हॉस्पिटल को सब्बरवाल साहब और उनकी टीम ने उस हॉस्पिटल को 36 घंटे में खड़ा कर दिया, जो कि कोई नहीं खड़ा कर पाया। 50 बेडेड हॉस्पिटल जिसमें हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन का फ्लो, हर बेड के ऊपर डॉक्टरों की टीम, कोविड की टीम वहाँ पे विद नर्सिंग स्टाफ, सब स्टाफ। हम लोगों ने बाहर टेंट लगाया। हम लोग 1.5 महीना बाहर टेंट में बैठते थे, सारे वॉलंटियर रात के 1 बजे तक सारे ड्यूटी देते थे वहाँ पे। हमारे पास 362 पेशेंट ठीक होके गए हैं। एक भी पेशेंट हमारे पास दिक्कत नहीं आई किसी। तो कई बार ऐसा भी आया कि लोगों की ऑक्सीजन 70 से भी कम हो गई, तो हम लोग घबरा गए, रोने लगे। बट हमारे पास एम्बुलेंस थी, हॉस्पिटल से हमारा टाई अप था, तो हमने फटाफट उनको शिफ्ट किया, जिससे एक भी आदमी की जान नहीं गई। और सब्बरवाल साहब ने कम से कम और उनकी टीम ने 362 बंदों की जान बचाई। 200 सिलेंडर बांटा गया ऑक्सीजन का। जब सिलेंडर नहीं मिलता था लोग रो रहे थे, दिल्ली से लोग आ रहे थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं थे, हम लोगों ने परचेज़ किए, सिलेंडर परचेज़ किए, ऑक्सीजन परचेज़ की, हमने वो बांटे। एक टाइम ऐसा आया जब गवर्नमेंट ने हमें, जब बाल भवन खोला गया तो उसमें इन्होंने कहा था हम गैस आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ऑक्सीजन गैस। एक टाइम ऐसा आया कि इन्होंने हमें ऑक्सीजन गैस देने से मना कर दिया। उस दिन हम लोग परेशान हो गए थे कि अब हमारा होगा क्या। 50 पेशेंट हमारे अंदर थे जिनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। डेली कम से कम 30 सिलेंडर हमें चाहिए होते थे। चलो भगवान ने, गुरु नानक देव जी ने जैसे भी किया, कोई ना कोई हमारा जरिया बन गया, हमें वो गैस मिलनी, ऑक्सीजन गैस मिलनी शुरू हो। सर, ये वैसे बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने, पर जो आप पंचकुला में प्रोजेक्ट ला रहे हैं अस्पताल बनाने के लिए, उसमें आप क्या सुविधाएं देंगे, ये थोड़ा बता दीजिए। पंचकुला में हम लोग मेडिसिन शॉप है खोलेंगे। मेडिसिन शॉप पे हम 60% ऑफ पे मेडिसिन देंगे। एक हम लैब लगाएंगे जिसमें मिनिमम रेट होंगे लैब के। उसके बाद 3 या 4 डॉक्टर प्रोवाइड किए जाएंगे जो MD और MS होंगे।
और जो आदमी पैसे नहीं दे सकता उसको हम बिल्कुल फ्री इलाज करेंगे। वैसे आपकी हॉबी क्या है? पिक्चर देखना, पुराने गाने सुनना। सर वैसे एक बिजनेसमैन एक कलाकार भी होता है और हम आज आपके इस कलाकार को थोड़ा बाहर निकालना चाहेंगे। मैं एक डायलॉग बोलूँगी और आपको उसको रिपीट करना होगा। डायलॉग है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, और इसे थोड़ा एक्सप्रेशन के साथ बोलना है। एक चुटकी सिंदूर की तुम क्या जानो रमेश बाबू। नहीं सर, ऐसे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सर ये बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमारे शो का एक सेगमेंट है झूठ बोले कौवा काटे। इसमें मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी और अगर आपने उसका सही आंसर दिया तो बजे ग्रीन दबेगा और अगर गलत दिया तो रेड बजे दबेगा। तो आप तैयार हैं? तैयार हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, कभी आप स्कूल से बंक मारकर फिल्में देखने गए हैं? क्या हूँ? और दूसरा सवाल, सर आप इतने बड़े समाज सेवक हैं, बचपन में एग्ज़ाम के दौरान आपने समाज सेवा ली है या दी है? ना ली है ना दी है। तीसरा सवाल, कभी आपने अपनी पत्नी को गलत लोकेशन बताई है अपनी? कई बार बतानी पड़ती है। आपको कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और आपने किसी को पीट डाला हो? कई बार हुआ ऐसा। सर वैसे आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा खास वाक़या जो आप कभी ना भूल पाए हों? मेरी लाइफ में बहुत वाक़या ऐसे आए हैं, बट एक मेरी लाइफ में सबसे बड़ा वाक़या कि जब मैं 1 साल का था तो मेरी मदर की डेथ हो गई। तो मैंने अपनी मदर को कभी ज़िंदगी में देखा नहीं और मैं हमेशा उनकी कमी महसूस करता हूँ। सर वैसे ये तो बहुत दुख की बात है क्योंकि माँ की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। सर शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए इतना सारा समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये शो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।